नमस्कार साथियों, मैं ज्योति शर्मा आप सभी का एक बार फिर से परिष्कार वर्ल्ड में स्वागत करती हूँ। आज हमारा जो मॉडल टेस्ट पेपर है वो पटवार और कांस्टेबल दोनों के लिए है, क्योंकि रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जो पटवार और कांस्टेबल दोनों में है और दोनों परीक्षाओं में 25 से 30 प्रश्न लगभग आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम पहले प्रश्न के साथ में हमारा आज का मॉडल टेस्ट पेपर। पहला प्रश्न है हमारे पास में, सादृश्यता से विषाणु विज्ञान का संबंध विषाणु से है, विषाणु विज्ञान का संबंध विषाणु से है, तो बताइए शब्द विज्ञान का संबंध किससे होगा। हमसे प्रश्न में पूछा है कि विषाणु विज्ञान का संबंध विषाणु से है, तो शब्द विज्ञान का संबंध किससे होगा। तो देखिए दोस्तों, क्या विषाणु विज्ञान का संबंध अमीबा से होगा? क्या शब्द विज्ञान का संबंध अमीबा से होगा, या शब्द विज्ञान का संबंध भाषा से होगा? शब्द विज्ञान में हम किसको पढ़ते हैं, या जो शब्द है वो हम किस में पढ़ेंगे? भाषा में। ठीक है, शब्दों से मिलकर क्या बनती है? एक भाषा बनती है। तो यानी कि शब्द विज्ञान में क्या होगी? भाषा। ऐसे ही शब्द विज्ञान में क्या हम प्रकृति को पढ़ेंगे? प्रकृति देखी जाएगी कि नहीं? शब्द विज्ञान में प्रकृति नहीं देखी जाती है। चौथा ऑप्शन है हमारे पास में ऑप्शन डी। ऑप्शन डी समाज। क्या शब्द विज्ञान में हम समाज के बारे में पढ़ेंगे? नहीं, समाज के बारे में हम समाज शास्त्र में पढ़ते हैं। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है हमारे पास में क्या होगा? ऑप्शन बी, भाषा के बारे में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, को हम पढ़ते हैं समाज शास्त्र में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा हमारे पास में भाषा। अगला प्रश्न हमारे पास में सीरीज से। सीरीज में हमारे को दिया हुआ है 56, 90, 132, 184, 248 और अगला पद हमसे पूछा गया है। देखिए, तो 56 से 90 कब आता है? जब मैं 56 से 90 आता है जब मैं उसमें 34 ऐड करती हूँ। ठीक है, 90 से 132 आता है जब मैं उसमें कितना ऐड करती हूँ? 42 ऐड करती हूँ। ठीक इसी तरीके से जब 132 में मैं ऐड करती हूँ कितने? 52 ऐड करने पे मेरे पास में कितना आता है? 184। अभी देखिए यहाँ पे ये सीरीज में एक सीरीज बन रही है। सीरीज में सीरीज किस तरीके से बन रही है कि यहाँ 34 है, यहाँ 42 है, यहाँ 52 है। 34 से 42 कब आता है? जब इसमें मैं क्या ऐड करती हूँ? 8 ऐड करती हूँ। ठीक है, इसी तरीके से जब 42 से 52 कब आता है? जब इसमें मैं क्या ऐड करती हूँ? 10 ऐड करती हूँ। यानी कि दो का डिफरेंस है उनके बीच में। तो यहाँ 8 से 10 इनके बीच में 2 का डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे भी जो नेक्स्ट टर्म होगी वो कितनी होगी? 10 में 2 ऐड करने पर आएगा। यानी कि इनके बीच में, इस वाले पद और इस वाले पद के बीच में कितने का डिफरेंस होगा? 12 का डिफरेंस होगा। 12 का डिफरेंस होगा, यानी कि ये कितनी, यहाँ पे जो टर्म आएगी वो कितनी आएगी मेरी? यहाँ पे आएंगे 64। यानी कि 184 में जब मैं 64 ऐड करती हूँ तब मेरे पास में कितने आते हैं? 248। ठीक है, अब मेरे पास में नेक्स्ट जो है, यहाँ तो हो गया 8, 10 और 12। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट डिफरेंस आएगा वो कितने का आएगा? 12 के बाद में आएगा डिफरेंस 14 का, क्योंकि दो का डिफरेंस है। तो 64 में जब मैं 14 ऐड करूंगी तो मेरे पास में कितना आ जाएंगे? 78। ये हो गया 78। अब जो नेक्स्ट पद जो यहाँ पे होगा वो कब आएगा? जब मैं इसमें 248 में कितने ऐड करूंगी? 78 को ऐड करूंगी। यानी कि जब मैं 248 में 78 को ऐड करती हूं तब मेरे पास में इसका जो नेक्स्ट पद है वो निकल करके आ जाएगा। तो नेक्स्ट पद कितना हो जाएगा? मेरे पास में हो जाएगा 326। यानी कि इसका जो राइट आंसर है वो हमारे पास क्या होगा? 326। ठीक है, अब देखिए हम देखते हैं हमारे पास सीरीज गिवन थी 56, 90, 132, 184, 248। ठीक है, इनके बीच का डिफरेंस जब 56 और 90 के बीच का डिफरेंस निकालते हैं तो वो कितना आता है? 34। इसी तरीके से जब 90 और 132 के बीच का डिफरेंस निकालते हैं वो आता है 42। 132 और 184 के बीच में डिफरेंस निकालते हैं वो आता है 52। और 184 और 248 के बीच का जब डिफरेंस निकालते हैं वो कितना आता है? 64। देखिए, अब आगे जो हमारे पास में जो पद आएगा उसके बीच में डिफरेंस कितने का होगा? 78 का डिफरेंस होगा। तो ये एक सीरीज बन रही है और साथ में एक सीरीज ये भी बन रही है। वो सीरीज में सीरीज कैसे बन रही है? देखो कि 34 से 42 कैसे आता है? जब मैं उसमें 8 ऐड करती हूँ। ठीक है, 42 से 52 कैसे आता है? जब मैं उसमें 10 ऐड करती हूँ। और यहाँ पे भी कितने का डिफरेंस चल रहा है? 2 का डिफरेंस चल रहा है। ठीक है, तो 52 से 64 कब आ रहा है? जब मैं उसमें 12 ऐड कर रही हूँ। और 64 से 78 कब आ रहा है? जब उसमें कितने ऐड कर रही हूँ? 14 ऐड कर रही हूँ। तो जो अपना नेक्स्ट पद आएगा वो नेक्स्ट पद क्या होगा? जब मैं उसमें 248 में 78 को ऐड करूंगी तो मेरे पास में नेक्स्ट पद आ जाएगा और इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारे पास में क्या होगा? 326। ठीक है, तो अब अगला प्रश्न है हमारे पास में। अगला प्रश्न वापस से सीरीज से है। तो सीरीज में देखिए हमारे पास सीरीज गिवन है 255, 366, 479 और 684। ठीक है, हमारे को देखिए क्या ये किसी संख्या का योग है, या किसी संख्या का गुणा है, या किसी संख्या के वर्ग है, या क्या किसी संख्या का डिवाइड करके इसको इन संख्याओं को लाया गया है। तो देखा हमने संख्याओं को थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो देखो पहली संख्या हमारे पास में है 255। ठीक है, दूसरी संख्या हमारे पास में 366, तीसरी संख्या हमारे पास में है 479। ठीक है, और चौथी संख्या हमारे पास में है 684। ठीक है, अब देखो हमारे पास में ये संख्या है, जब हम इनका डिफरेंस निकालते हैं तो डिफरेंस देखेंगे और ऐड करके देखेंगे, या फिर मल्टीप्लिकेशन, या फिर उनको डिवाइड करके देखेंगे, या पहले देखते हैं हम किसी संख्या का स्क्वायर तो नहीं है। तो देखो ये किसी संख्या का स्क्वायर तो नहीं है, लेकिन अगर इन संख्याओं को ध्यान से देखोगे तो ये जो बीच वाली संख्या है ये यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7 और यहाँ पर 8।
ठीक है। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, ठीक है। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 7 का स्क्वायर होता है हमारे पास में 49 और 8 का स्क्वायर है 64, ठीक है दोस्तों। अब देखो बीच में संख्या लिखी हुई है और साइड में उसकी स्क्वायर लिखे हुए हैं, बीच में संख्या लिखी हुई है और साथ में उसके साइड में क्या लिखा है उनके स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 तो 5 और इधर क्या आ गया इनका स्क्वायर कितना होता है 25, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 तो ये संख्या आ गई यहाँ पे 36, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 तो ये संख्या आ गई हमारे पास में 49। ठीक इसी तरीके से इसमें 8 तो 8 का स्क्वायर क्या हो गया 64, ठीक है। अब इसके बाद में संख्या कैसे चल रही है हमारे पास में 5, 6, 7, 8 तो अगली संख्या कौन सी होगी हमारे पास, अगली संख्या होगी 9 तो 9 का स्क्वायर कितना होगा 81 तो यहाँ पे जो आ जाएगा नेक्स्ट पद वो कितना आ जाएगा अपना 891। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा हमारे पास में 891। देखो ये संख्या थी हमारे पास में 255, 366, 479, 684, ये बीच वाली संख्या और साइड में इनके क्या है यहाँ पर ये इनका स्क्वायर है। 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, अगली जो संख्या होगी वो क्या होगी 9 का स्क्वायर और साथ में वो संख्या। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट आंसर आ जाएगा हमारे पास में आंसर क्या आ जाएगा 891। तो इसका राइट आंसर होगा 891। अब देखिए अगला प्रश्न, दी गई आकृति से विलुप्त संख्या बताइए। दी गई आकृति में हमसे विलुप्त संख्या पूछी है। इन दोनों संख्याओं से हमारे पास में एक आंसर क्या दे रखा है 0, ठीक है। 9 और 6 को किसी तरीके से हल करने पर, जोड़ने या घटाने या उनके क्यूब्स को सॉल्व करने या उनके स्क्वायर्स को सॉल्व करने पर हमारे पास क्या आ रहा है 26 आ रहा है। ठीक इसी तरीके से 8 और 12 को जब मैं या तो मल्टीप्लाई करती हूँ या ऐड करती हूँ या फिर डिवाइड या किसी भी स्क्वायर या क्यूब करके मेरे पास में आंसर क्या आ रहा है 63। इसी तरीके से 10 और 12 को करने पर हमें क्या आएगा ये हमें ज्ञात करना है। तो देखिए पहले हम देख रहे हैं, पहले यहां से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास में क्या है 9, इधर है हमारे पास में 9, इधर है हमारे पास में 6, ठीक है। तो मैं स्क्वायर से शुरू करूं। 9 का स्क्वायर क्या होता है मेरे पास में 81, ठीक है। 6 का स्क्वायर क्या होता है मेरे पास में 36, ठीक है। इनको किसी भी तरीके से या तो मैं सब्ट्रैक्ट करने पर या फिर मल्टीप्लाई करने पर या डिवाइड करने पर मेरे पास में 26 नहीं आ रहा। तो देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं कि अब इसका क्यूब चेक कर लेते हैं। क्यूब क्या है कि यहाँ पे मेरे को दे रखा है 26 और 9 और -6, जब मैं 9 में से 6 माइनस करती हूँ तो मेरे पास में कितना आता है 3, ठीक है। 9 में से जब मैं 6 माइनस करती हूँ, 9 और 6 इन दोनों में से जब इन दोनों को माइनस करती हूँ तो मेरे पास में आता है 3, और जब मैं 3 का क्यूब करती हूँ तो मेरे पास में कितना आता है 27। जब मैं 3 का क्यूब करती हूँ तो मेरे पास में कितने आते हैं 27, और ये 27 से कितना कम है 1 कम है, यानी कि 27 में से क्या 1 माइनस करने पे मेरे पास क्या आ रहा है 26 आ रहा है। तो 27 माइनस 1 करने पे मेरे पास कितना आ गया 26, ठीक है। अब इसी तरीके से जब मैं इस वाले को सॉल्व करती हूँ, पहले इन दोनों को माइनस करूंगी तो 4 में से 3 माइनस करने पर मेरे पास में कितना आ रहा है 1, ठीक है। 1 का जब मैं क्यूब करूंगी तो मेरे पास में कितना आएगा 1, और फिर उस 1 को ही मैं वापस किसमें से घटा दूं, उसमें से क्या घटा दूंगी 1 को घटा दूंगी तो 1 माइनस 1 करने पर मेरे पास में क्या आएगा 0। यानी कि जो इसका तरीका है इसको सॉल्व करने का वो क्या है, इन दोनों का डिफरेंस फिर उसका क्या होगा क्यूब, और उस क्यूब में से माइनस होगा 1, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस फिर उसका क्यूब और फिर उसमें उस क्यूब में से -1 करने पर हमारे पास आंसर आएगा। जैसे उसमें देखो अब इसको हमें हल करना है, ठीक है। इसमें देखो 12 माइनस 10 करे कितने हो गए हमारे पास 2। अब क्या करेंगे 2 का क्यूब कितना होता है 8 में से जब मैं माइनस कितने करने हैं हमेशा 1, तो 8 माइनस 1 करूंगी तो कितना आ जाएगा 7। यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा वो कितना होगा हमारे पास में 7 होगा, ठीक है। देखो 9 माइनस 6, पहले जो संख्याएं दी हुई है उनको क्या किया माइनस किया, फिर उसका क्या करेंगे क्यूब, और क्यूब करने के बाद में जो आएगा उसमें से किसको घटा देंगे हम 1 को घटा देंगे तो हमारे पास में आंसर निकल के आ रहा है। तो देखो ऐसे ही किया 12 माइनस 8 का क्यूब -1 कितना आ गया मेरे पास में 63 आ गया यहाँ पे। ठीक इसी तरीके से आगे करें तो 4 माइनस 3 का होल क्यूब -1 कितना आ गया मेरे पास में 0। अब हमारे पास में प्रश्न में पूछा था 12 सॉल्व करने पर, तो 12 माइनस 10 का होल क्यूब -1 कितना आ गया मेरे पास में 7। तो इसका जो राइट आंसर आया वो मेरे पास में कितना आ गया है 7। अब अगला प्रश्न हमारे पास में निम्न में से विषम संख्याओं को छांटिए। निम्न में से विषम संख्याओं को छांटने का मतलब ये है कि ये 3 संख्याएं या 3 ऑप्शन किसी न किसी तरीके से सेम होंगे और जो चौथा होगा वो उस नियम को या उस संख्या उन 3 संख्याओं के जैसा नहीं होगा। जैसे कि देखो अब हमारे पास में देखो पहला ऑप्शन क्या दे रखा है 97 और 16 या 97 16। तो देखो जब मैं इसको हल करती हूं तो 9 और 7 अंकों का योग देखो 9 और 7 को जोड़ने पर मेरे पास कितना आ रहा है 16।
ठीक है। इसी तरीके से 7 और 8 को जोड़ने पर मेरे पास कितना आ रहा है, 15। ठीक है। इसी तरीके से जब इसमें 5 और 8 को जब मैं जोड़ती हूं तो कितना आता है मेरे पास में, 13। ठीक है। जब इसको मैं ऐड करूंगी 6 और 9 को, 9 और 6 को जब मैं ऐड करूंगी, जोड़ूंगी, तो मेरे पास में क्या 14 आएगा क्या? मेरे पास में 14 नहीं आता है। यानी कि ये 3 तो सही है, अंकों का जो योग होता है वही संख्या यहाँ पर लिखी हुई है। इन अंकों का योग जो है वही संख्या यहाँ आगे लिखी हुई है। जैसे 7 और 8 को जोड़ने पे 15, 5 और 8 को जोड़ने पे 13, तो इन अंकों के योग ही आगे लिखा हुआ है। तो अब यहाँ 6 और 9 को जब जोड़ते हैं तो मेरे पास में कितने आते हैं, हमारे पास आते हैं 15, जो कि गलत है। यहाँ और यहाँ कितना लिखा हुआ है, 14। तो यानी कि ऑप्शन क्या हो गया अपने पास में, गलत हो गया। तो इसमें जो विषम संख्या होगी वो क्या होगी, ये वाली इसकी विषम संख्या होगी। ये इस नियम को पालन नहीं कर रहा है, तो यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा वो अपना आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन डी। ठीक है। वही देखो 9 और 7 16। ठीक है। 7 और 8 अंकों का योग कितना आ रहा है, 15, वो संख्या आगे लिखी हुई है। इसी तरीके से 5 और 8 13। ठीक है। और लेकिन 6 और 9 कितने होते हैं, 15, और यहाँ लिखा हुआ कितना है, 14। तो इस नियम को जो पालन नहीं कर रहा है या इस नियम को जो फॉलो नहीं कर रहा है वो संख्या कौन सी है मेरे पास में, ये 69 वाली है, यानी कि ऑप्शन डी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन कौन सा होगा हमारा, ऑप्शन डी। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास में, यदि लूज को कूट भाषा में 1357 तथा गेन को 2468 लिखते हैं तो 8 4 6 1 5 के स्थान पर क्या आएगा। तो देखिए ये दोस्तों ये प्रश्न हमारे पास में कोडिंग डिकोडिंग से है। कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न में हमारे को क्या दिया हुआ है कि लूज को लिखा जाता है 1 3 5 7। ठीक है। इसी तरीके से गेन को 2 4 6 8। तो देखिए किस तरह की कोडिंग है ये इनके जो पोजीशन है वो कोडिंग है नहीं। ठीक है। और ना इन दोनों वर्ड्स में कुछ कॉमन है, यानी कि सेपरेट कोडिंग है। सेपरेट कोडिंग यानी कि एल को क्या लिखा गया है, 1 लिखा है तो 1 ही लिखा जाएगा। ओ को 3 लिखा है तो ओ को 3 ही लिखा जाएगा। एस को 5 लिखा है तो 5 ही लिखा जाएगा। और ई को 7 है तो ई को 7 ही लिखा जा रहा है। ठीक है। इसी तरीके से जी को 2 है और ए को 4, आई को 6 और एन को क्या लिखा गया है, 8। तो अब अपने से पूछा गया है कि 8 4 6 1 5 के स्थान पर क्या होगा। तो देखो 8 4 6 1 और 5 के स्थान पर 8 किसको लिखा जा रहा है, 8 किसकी कोडिंग है, एन की कोडिंग है। तो यानी कि यहाँ 8 की कोडिंग क्या आ जाएगी, एन। ठीक है। 4 किसकी कोडिंग है, यहाँ पे 4 कोडिंग है ए की, तो यहाँ 4 की कोडिंग में कौन आ जाएगा, ए। इसी तरीके से 6 किसकी कोडिंग है हमारे पास में, आई की। और एक कोडिंग है हमारे पास में एल की। और 5 कोडिंग है हमारे पास में एस की। यानी कि 8 4 6 1 5 इसको लिखा जाएगा NAILS, नेल्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारे पास में क्या हो जाएगा, देखो नेल्स। पहला हमारे को दे रखा है कि लूज को लिखा जाता है 1 3 5 7। ठीक है। इसी तरीके से गेन को लिखा जाता है 2 4 6 8। तो इसीलिए इनको जो 8 को लिखा जाएगा एन, 4 को लिखा जाएगा ए, 6 को लिखा जाएगा आई, 1 को लिखा जाएगा एल और 5 को लिखा जाएगा एस। ठीक है। सेपरेट कोडिंग है, एक एक जिनकी जो लेटर्स हमारे को गिवन है उनकी कोडिंग एज इट इज ही की गई है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारे पास में क्या हो जाएगा, नेल्स। ठीक है। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास में है, अब देखिए अगला प्रश्न हमारे पास में वापस से कोडिंग डिकोडिंग से। इसमें हमारे को कहा है कि यदि 3 5 6 7 4 को 5 7 8 9 6 लिखते हैं तो 4 2 1 3 को कैसे लिखेंगे। ये संख्याओं की कोडिंग है। संख्याओं की कोडिंग देखो कैसे कर रखी है, 3 5 6 7 4 को क्या लिखा गया है, 5 7 8 9 6। ठीक है। और पूछा क्या है हमसे कि 4 2 1 3 को क्या लिखा जाएगा। तो देखो 3 को क्या लिखा है, 5, यानी कि 3 में 2 ऐड करने पर मेरे पास क्या आ जाता है, 5 आ जाता है। इसी तरीके से 5 में जब मैं 2 ऐड कर रही हूं तो कितना आ जाएगा, 7। 6 में 2 ऐड करने पे कितना आ रहा है, 8। इसी तरीके से 7 में 2 ऐड करने पर 9 और 4 में 2 ऐड करने पर 6। तो यानी कि कोडिंग जब होगी वो कोडिंग किस तरीके से होगी कि 2 ऐड करना है हमारे को नंबर्स में। तो हमारे पास में यहाँ कितना है, 4 में जब यहाँ इसकी कोडिंग करूंगी तो कितना ऐड करूंगी, 2। 4 में 2 ऐड करे तो कितने हो गए, 6। ठीक इसी तरीके से 2 में जब मैं 2 ऐड करूंगी तो कितना हो जाएगा, 4। जब 1 में 2 ऐड करूंगी तो कितना हो जाएगा, 3। और जब 3 में 2 ऐड करूंगी तो कितना हो जाएगा, 5। यानी कि 4 2 1 3 की कोडिंग जब हमने करी तो वो कैसे करी, 2 ऐड करके, और उसकी कोडिंग करने के बाद हमारे पास जो आंसर निकल के आया वो कितना आया, 6 4 3 5। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कितना होगा हमारे पास में, ऑप्शन ए, यानी कि 6 4 3 5। ये देखिए 2 ऐड करने पे हमारे पास में 3 5 6 7 4 को लिखा गया है 5 7 8 9 6। तो यानी कि जिसको कोडिंग करेंगे वो कोडिंग कैसे होगी, 2 ऐड करके होगी। तो राइट आंसर हमारे पास में क्या आ जाएगा, 6 4 3 5। अब अगला प्रश्न हमारे पास में है,
वेन डायग्राम से। वेन डायग्राम में देखो क्या कहा है हमें, सही चित्र का चयन करिए जो दिए गए शब्दों का सही संबंध दर्शाता है। वेन डायग्राम को चूज करना है जो कि सही संबंध को दर्शा रहा है किस किस के बीच में, कक्षा, ब्लैक बोर्ड और विद्यालय। तो देखिए ऑप्शन हमारे पास में दे रखे हैं, ऑप्शन ए, बी, सी और डी। इनमें देखना है हमारे को वेन डायग्राम बताना है कि कौन सा वेन डायग्राम जो है इन संबंधों को सही रूप से दर्शाएगा। तो देखिए एक विद्यालय होता है, विद्यालय में कक्षा होती है, कक्षा में क्या होता है, ब्लैक बोर्ड। तो यानी कि जब मैं इसका वेन डायग्राम बनाऊंगी तो वो वेन डायग्राम किस तरीके से बनेगा, ये हो गया मेरा विद्यालय, ठीक है। और जब मैं इसका विद्यालय में क्या होंगी, कक्षाएं, ठीक है। तो यानी कि विद्यालय में क्या होंगी, कक्षा, ये कक्षा का वेन डायग्राम हो गया। और कक्षाओं में क्या होंगे, ब्लैक बोर्ड। तो इसका जो वेन डायग्राम बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। अब देखिए ऑप्शंस चेक करते हैं। ऑप्शंस में ऑप्शन ए इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास में कि विधि पढ़ने वाले जो छात्र हैं और जो विज्ञान पढ़ने वाले छात्र हैं, ठीक है, वो क्या कुछ और आदमी के बीच में हमारे को क्या बताना है, संबंध बताना है। आदमी, विधि पढ़ने वाले छात्र और विज्ञान पढ़ने वाले छात्र के बीच में हमें क्या बताना है, संबंध बताना है। तो देखो इस तरीके के प्रश्न को हल करेंगे तो हमारे पास में क्या होगा, कुछ तो आदमी है जो हमारे पास में, ये है हमारे हो गए आदमी, ठीक है। इन आदमी में कुछ तो होंगे जो क्या पढ़ेंगे, विधि पढ़ेंगे, हो सकता है कुछ विधि पढ़े और कुछ क्या पढ़े, हमारे पास में विज्ञान पढ़े। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आंसर हमारे पास में क्या होगा, ऑप्शन डी, ठीक है। इसका जो सही आंसर क्या होगा हमारे पास में, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न हमारे पास में पासे को लेकर है। पासे में क्या कहा है, एक पासे को 4 स्थितियों में दर्शाया गया है। इस पासे में 4 के विपरीत कौन सी संख्या आएगी, हमसे प्रश्न में पूछा है कि 4 की विपरीत संख्या कौन सी आएगी। तो देखिए कोई भी 2 पासों की हम तुलना करेंगे, जिसमें कॉमन अंक होगा उसको देखेंगे। पासों की तुलना मैंने करी है पहले और तीसरे पासे की, जब हम तुलना कर रहे हैं इसमें कॉमन अंक है हमारे पास में 5, दोनों पासों में कॉमन अंक है हमारे पास 5, ठीक है। कॉमन अंक से शुरू करते हुए हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं। कॉमन अंक से शुरू करते हुए हम किस में मूव करते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो यहाँ पे है 5, फिर उसके बाद में है 2 और फिर है 1, ठीक है। इसी तरीके से इसमें होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब मूव करेंगे तो क्या होगा, 5, 6 और 4, ठीक है। तो अब देखो 2 के विपरीत अंक है हमारे पास में 6, 1 के विपरीत अंक है हमारे पास में 6, या 6 के विपरीत अंक है हमारे पास 2 और 4 के विपरीत अंक है हमारे पास में 1। हमसे प्रश्न में पूछा है कि 4 के विपरीत अंक कौन सा है या कौन सी संख्या आएगी। तो 4 के विपरीत अंक कौन सा आ जाएगा हमारे पास में, आंसर आ जाएगा हमारे पास में 1। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा हमारे पास में, 1, ठीक है। अब अगला प्रश्न हमारे पास में डायरेक्शन से, दिशा से लेकर के। तो देखो क्या है, रघु अपने घर से उत्तर की ओर कार से 8 किलोमीटर जाता है। रघु अपने घर से उत्तर की ओर जाता है, ठीक है। ये डायरेक्शंस होती है, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ, ठीक है। रघु अपने घर से उत्तर की ओर 8 किलोमीटर जाता है, कार से जा रहा है, उत्तर की ओर जा रहा है। ये रघु का घर है, ठीक है। यहां से वो उत्तर की ओर कितने किलोमीटर जा रहा है, 8 किलोमीटर जाता है। फिर पूर्व की ओर 6 किलोमीटर जाता है, फिर पूर्व की ओर 6 किलोमीटर जा रहा है, पूर्व की ओर इधर की तरफ, यानी कि कितने किलोमीटर चल रहा है वो, अब इधर 6 किलोमीटर जा रहा है। फिर अपने दाएं 10 किलोमीटर चल रहा है। जब वो ऐसे खड़ा है तो उसके दाएं किधर होगा, साउथ डायरेक्शन में, यानी कि ये हो गया 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर 8 किलोमीटर तक तो यहाँ आई, तो 2 किलोमीटर ज्यादा तक लेना है। ये कितना हो गया हमारे पास में, 10 किलोमीटर यहाँ पे, ठीक है। ये 10 किलोमीटर हो गया। अपने दाएं 10 किलोमीटर तक जाता है तथा अपने बाएं 4 किलोमीटर जाता है। जब वो खड़ा है साउथ डायरेक्शन में तो उसके बाएं किधर की तरफ होगा, इधर की तरफ। ये बाएं कितने किलोमीटर जा रहा है वो, 4 किलोमीटर जाता है। फिर पुनः बाएं 10 किलोमीटर जाता है। फिर वो वापस से कहा जा रहा है, बाएं 10 किलोमीटर जा रहा है। तो ये 10 किलोमीटर यहां तक आ गया, कितना हो गया, 10 किलोमीटर बाएं जा रहा है, ठीक है। और अंत में अपने दाएं 4 किलोमीटर जाता है। वो वापस से किधर जा रहा है, इधर दाएं, इधर दाएं कितने किलोमीटर जा रहा है वो, 4 किलोमीटर जा रहा है, ठीक है। अब वह आरंभिक बिंदु से किस दिशा में, प्रश्न में हमसे पूछा है कि अब वह आरंभिक बिंदु से किस दिशा में। अपने आरंभिक बिंदु कहाँ है, यहाँ पर, और दिशा कहाँ है, अब वो कहाँ, अंतिम बिंदु कहाँ पर है, यहाँ पर। तो पूछा है कि जो अब वो यहाँ खड़ा है वो आरंभिक बिंदु से किस दिशा में। तो देखिए जब इसकी हम दिशा निकालेंगे तो ये दिशा हमारे पास में इस तरीके से होगी। ये डायरेक्शन हमारे पास इसकी आएगी ये वाली। ये डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन होगी, ये डायरेक्शन होगी, ये हमारी डायरेक्शन है उत्तर पूर्व। ये दिशा कौन सी है हमारे पास में, उत्तर पूर्व। यानी कि अब जो वो खड़ा है वह अपने आरंभिक बिंदु से उत्तर पूर्व दिशा की तरफ खड़ा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारे पास में क्या आ जाएगा, उत्तर पूर्व। देखिए
यहाँ से शुरू करता है 8 किलोमीटर जाता है वो उत्तर की तरफ, और उत्तर की तरफ जब जाता है, उत्तर की तरफ जाने के बाद में वापस दाएं मुड़ता है और दाएं कितना चलता है, फिर 6 किलोमीटर, फिर 6 किलोमीटर चलने के बाद में वापस से दाएं मुड़ता है और कितना चलता है 10 किलोमीटर, फिर उसके बाद में बाएं मुड़ता है और बाएं कितना चलता है 4 किलोमीटर, फिर उसके बाद वापस बाएं मुड़ता है और कितना चलता है 10 किलोमीटर चलता है, ठीक है। और अंत में वह फिर वापस से कितना दाएं मुड़ता है और कितना चलता है 4 किलोमीटर चलता है। तो ये आखिर में कहाँ, और 4 किलोमीटर चल के यहाँ रुक जाता है। प्रारंभिक बिंदु से जब मैं इसकी दिशा निकालती हूँ तो दिशा मेरे पास निकल के आती है उत्तर पूर्व। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो मेरे पास में क्या होगा, उत्तर पूर्व। अगला प्रश्न है हमारे पास में, लड़कों की किसी पंक्ति में श्रीनाथ बाएं से सातवां है, ठीक है, तथा वेंकट दाएं से 12वां है। यदि वे अपनी स्थिति को आपस में बदल देते हैं तो श्रीनाथ अब बाएं से 22वां हो जाता है। स्थिति बदलने पर श्रीनाथ की स्थिति अब क्या हो जाती है, बाएं से 22वां हो जाता है। पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं, पंक्ति में हमसे पूछा कि कुल कितने लड़के हैं। एक पंक्ति है, पंक्ति में आपका जो श्रीनाथ है, श्रीनाथ का स्थान बाएं से 7वां दे रखा है। श्रीनाथ का स्थान बाएं से कैसा दे रखा है, 7वां दे रखा है, ठीक है। और वेंकट का दाएं से 12वां है। इसी पंक्ति में वेंकट का जब स्थान निकालूंगी, वेंकट है मेरे पास में यहाँ, इसका स्थान दाएं से है 12वां। यदि वे अपनी स्थिति बदल लेते हैं, अब वो अपनी स्थिति बदल लेते हैं, यानी कि यहाँ वेंकट और यहाँ श्रीनाथ जब आ जाता है तो स्थिति क्या हो जाती है, देखो, तो श्रीनाथ अब बाएं से 22वां हो जाता है। श्रीनाथ अब बाएं से कैसा हो जाता है, 22वां हो जाता है। तो श्रीनाथ की जो पोजीशन है अब बाएं से कैसी हो गई, 22वां, ठीक है। और जो पोजीशन जब उसने चेंज करी तो पोजीशन किसकी ली, उसने वेंकट की पोजीशन ली, और वेंकट दाएं से कैसा था, 12वां स्थान था। तो यानी कि दाएं से इसकी पोजीशन कितनी हो गई, 12। श्रीनाथ की बाएं से पोजीशन है 22वीं और दाएं से पोजीशन कितनी हो गई, 12। अब हमसे पूछा है कि प्रश्न में कुल कितने लड़के हैं। तो देखिए, जब हमारे पास में प्रश्न में इस तरीके के सवाल हो तो, और एक व्यक्ति की जब बायां और दायां पोजीशन दोनों दी हुई है हमारे को, तब और प्रश्न में हमसे पूछा कि कुल कितने लड़के हैं, तो हमारे पास एक सूत्र होता है कि टोटल जो स्टूडेंट होंगे वो होंगे एक व्यक्ति की बाईं पोजीशन, एक व्यक्ति की दाईं पोजीशन माइनस 1, ठीक है। तो इस श्रीनाथ की हमें बाईं पोजीशन पता है और दाईं पोजीशन पता है। बाईं पोजीशन हमारे पास में इसकी क्या हो गई, पोजीशन बदलने के बाद में 22वीं, और दाईं पोजीशन बदलने के बाद में क्या हो गई, 12, ठीक है। और ये कितना हो गया, -1। जब हम इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 34, और -1 कितना आ गया हमारे पास में, 33। यानी कि पंक्ति में कुल कितने लड़के बैठे हुए हैं, पंक्ति में हमारे पास लड़के बैठे हुए हैं 33, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कितना हो जाएगा हमारे पास में, 33। देखो, श्रीनाथ की स्टार्टिंग जो पोजीशन थी वो कितनी थी, 7th, और वेंकट की जो पोजीशन थी वो कितनी थी, 12। जब पोजीशन चेंज करी तो श्रीनाथ की पोजीशन कितनी हो गई, 22, और राइट से जो उसकी पोजीशन कितनी हो गई, 12। तो पंक्ति में लड़कों की टोटल संख्या कितनी होगी, 22 + 12 -1। फॉर्मूला हमारे को पता ही है, लेफ्ट पोजीशन प्लस राइट पोजीशन -1, ठीक है। ये हो गया इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हमारे पास कितना आ गया, 33। अब अगला प्रश्न हमारे पास में है घड़ी से, यदि वास्तविक समय 9:27 है, घड़ी में कितना दे रखा है, वास्तविक समय 9:27 है, और हमसे क्या पूछा है कि दर्पण प्रतिबिंब में क्या समय दिखाई देगा, ठीक है। हमसे प्रश्न में क्या पूछा है, दर्पण प्रतिबिंब में क्या समय दिखाई देगा। तो देखिए दोस्तों, इस तरह के प्रश्न को जब हम हल करते हैं तो बहुत ही सिंपल सा तरीका है कि अगर आपको जो दिया हुआ समय है वो 1 से 11 के बीच में दे रखा हो, दिया हुआ समय आपको 1 से 11 के बीच में दे रखा हो, तो उस दिए हुए समय की अगर आपसे दर्पण प्रतिबिंब पूछा है तो उसको सीधा सा आप उसको 11:60 में से घटा देना है। किस में से घटा देना है, 11:60 में से घटा देना है। अब देखिए, हमारे पास समय क्या है, 9:27। ये 1 से 11 के बीच का समय, 1 से 11 के बीच का समय, तो इसको हम क्या करेंगे, 11:60 या 12 में से घटा देंगे, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कैसे निकालेंगे, देखिए, 11 दर्पण प्रतिबिंब के लिए 11:60 में से उसको क्या करेंगे, घटा देंगे। 11:60 घटा देंगे, 11:60 में से घटा देंगे किसको, 9:27 को। तो जब इसको घटाएंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, ये हमारे पास में आ जाएगा, ठीक है, 2:33। यानी कि अगर घड़ी में 9:27 का समय दिखाई दे रहा है तो दर्पण प्रतिबिंब में हमारे पास में समय दिखाई देगा 2:33 का। इसका जो राइट आंसर होगा वो कितना होगा, 2:33। यानी कि जब भी आपको इस तरीके का प्रश्न पूछा जाए कि वास्तविक समय दे रखा हो और दर्पण प्रतिबिंब दे रखा है, तो साथ में आपको प्रश्न में पूछा है दर्पण प्रतिबिंब में क्या है, तो उसके लिए आपको याद रखना है कि अगर जो दिया हुआ समय है वो 1 से 11 के बीच में है, अगर दिया हुआ समय 1 से 11 के बीच में है तो उस समय को हम 11:60 या 12 बजे से घटा देते हैं, तो हमारे पास में उस दिए हुए समय की दर्पण प्रतिबिंब हमारे पास में निकल कर आ जाता है,
ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारे पास में क्या हो जाएगा, 2:33, क्योंकि समय जब 9:27 हो और समय क्या दे रखा हो 1 से 11 के बीच आता है, इसलिए हम इस समय को 11:60 में से घटाते हैं, तो हमारे पास में राइट आंसर कितना निकल के आता है, 2:33। अगला प्रश्न देखिए कैलेंडर से हमारे पास में, देवांश का जन्मदिन शुक्रवार 14 अप्रैल को है। यदि रोहन का जन्म 20 सितंबर को हुआ था तो उसी वर्ष रोहन का जन्मदिन सप्ताह में किस दिन होगा। हमसे पूछा है कि देवांश का जन्म 14 अप्रैल को है और उस दिन था शुक्रवार, ठीक है, और उसी वर्ष सितंबर में 20 सितंबर को रोहन का जन्म किस दिन हुआ होगा, हमसे डे पूछा है। तो देखिए इस तरह के प्रश्न को हल करने के लिए हम विषम दिनों की संख्या निकालते हैं, विषम दिनों की संख्या हम निकालते हैं 7 से भाग देकर, ठीक है। तो अब हमारे पास में सबसे पहले अप्रैल में कितने दिन बचे हैं, जिस मंथ की हम बात कर रहे हैं, जिस मंथ में हम हैं उस मंथ के हम डायरेक्ट बचे हुए दिनों को लेते हैं। कितने दिन है यहाँ पे, 14 दिन है। 14 अप्रैल तो हो गया हमारे पास में जन्म, ठीक है, और बचे कितने दिन हमारे पास, 16 दिन। इस अप्रैल के हमारे पास रिमेनिंग डेज है 16, ठीक है, और अप्रैल के बाद में मई में दिन होते हैं टोटल 31, और तो रिमेनिंग डेज या विषम दिनों की जो संख्या होंगी वो कितनी होगी, हमारे पास में हो जाएगी 3, ठीक है। इसके बाद में मई के बाद में जून में हमारे पास में दिन होंगे 30, और विषम दिनों की जो संख्या होगी वो विषम दिनों की संख्या हमारे पास में हो जाएगी 2। इसी तरीके से हमारे पास में जुलाई में दिनों की संख्या होती है 31, और हमारे पास में जो विषम दिन बचेंगे वो कितने बचेंगे, 3, ठीक है। और उसके बाद में अगस्त में विषम दिनों की संख्या होती है, कितनी हो जाएगी हमारे पास में विषम दिनों की संख्या, जब मैं 31 को 7 से डिवाइड करूंगी तो कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारे पास में 3 + 3। अब लास्ट में हमारे पास में सितंबर में हमसे पूछा है कि किस दिन हुआ था जन्म उसका हुआ था 20 सितंबर को, डेट दी है हमारे को 20 सितंबर, यानी कि 20 दिन सितंबर के। तो कितने हो गए हमारे पास में, 20 ही। जब मैं इनको ऐड करती हूँ तो टोटल रिमेनिंग डेज मेरे पास कितने हो गए, हमारे पास में हो गए 47। अब इसमें जब मैं विषम दिन निकालूंगी तो विषम दिन के लिए मैं वापस से वो क्या करूंगी, इसमें 7 का भाग दूंगी, 47/7। जब मैं इसको हल करती हूँ तो ये 7 6 42, हमारे पास में जो विषम दिन बचेंगे, जो शेष दिन जो बच रहे हैं वो कितने बच रहे हैं, 5। ये कितने हमारे पास में, हमारे पास आ गए ये विषम दिन, ठीक है, ये हमारे विषम दिन है। अब हमारे को 20 सितंबर को वो दिन कौन सा था ये पूछा है, वो वार कौन सा था। तो वार के निकालने के लिए शुक्रवार में जब मैं 5 दिन जब मैं जोड़ दूंगी, शुक्रवार में जब मैं 5 दिन जोड़ दूंगी, यानी कि शुक्रवार प्लस 5 दिन, तो शुक्रवार में 5 दिन जोड़ने पर मेरे पास में इसका आंसर निकल के आ जाएगा। देखिए हमारे पास में है रिमेनिंग डेज इन अप्रैल में कितने दिन है हमारे पास में, 16, ठीक है। मई में विषम दिन कितने बच गए हमारे पास में, 3। 31 में जब मैं 7 का भाग देती हूँ तो 4 बार पूरा जाता है, बचते कितने, 3। वही क्या होते हैं, हमारे विषम दिन होते हैं। ठीक इसी तरीके से मई, जून में हमारे पास में आ गए 2, जुलाई में हमारे पास 3, और अगस्त में हमारे पास 3, और सितंबर में डेट थी 20 सितंबर, यानी कि 20 दिन वो काउंट हुए, तो टोटल कितने हो गए हमारे पास में, 47 दिन हो गए। जब 47 का जब मैं 7 से भाग देती हूँ तो मेरे पास में विषम दिनों की संख्या कितनी आती है, 5। और जब मैं शुक्रवार में 5 दिन जब मैं जोड़ती हूँ तो मेरे पास में कितना निकल के आ जाता है, वेडनेसडे। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, वेडनेसडे। तो यानी कि 20 सितंबर को उस दिन जब रोहन का जन्म हुआ तब हमारे पास में उस दिन वार था बुधवार। तो इसका जो राइट आंसर है हमारे पास में क्या आ गया, ऑप्शन डी। ठीक है, अब अगला प्रश्न हमारे पास में है न्याय वाक्य से। प्रश्न है हमारा, कथन दिया हुआ है कि सभी कवि बुद्धिमान है। प्रश्न में हमारे को क्या दिया हुआ है, सभी कवि बुद्धिमान है और सभी गायक बुद्धिमान है। सभी कवि भी बुद्धिमान है और सभी गायक भी क्या है, बुद्धिमान है। तो निष्कर्ष क्या है कि बताना है, निष्कर्ष में है सभी गायक कवि है और कुछ बुद्धिमान लोग गायक नहीं है। और पूछा है कि इन तर्कों में से या इन निष्कर्ष में से कौन सा निष्कर्ष सही है। तो ऑप्शन में हमारे पास में केवल निष्कर्ष पहला अनुसरण करता है, यानी कि पहला निष्कर्ष सही है। या ऑप्शन सेकंड में हमारे पास है केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है, यानी कि ओनली सेकंड वाला सही है। तीसरा ऑप्शन हमारे पास में या तो निष्कर्ष पहला या निष्कर्ष दूसरा सही है, यानी कि या तो पहला सही है या फिर दूसरा सही है। और ऑप्शन डी में हमारे पास में दिया हुआ है ना तो पहला और ना ही दूसरा। तो देखिए इस तरीके के प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले चीज ये ध्यान रखनी है कि जब भी आपके पास में पॉजिटिव स्टेटमेंट दिया हुआ हो या पॉजिटिव कथन जो दिया हो तो उसका निष्कर्ष कभी भी नकारात्मक नहीं निकलेगा। कभी भी जब आपको एक पॉजिटिव स्टेटमेंट दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे जो नहीं वाला वर्ड है वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके स्टेटमेंट अगर आपको दिए हुए हैं, पॉजिटिव स्टेटमेंट अगर आपको दिए हैं, तो उनका जो निष्कर्ष है वो कभी भी नकारात्मक नहीं निकलेगा। तो यानी कि देखो अब इसका जो सेकंड ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन में सेकंड जो निष्कर्ष निकला है वो क्या निकला कि कुछ बुद्धिमान लोग गायक नहीं है।
जो सेकंड निष्कर्ष जो निकला है वो क्या है कि कुछ बुद्धिमान लोग गायक नहीं है। ये कैसा है निष्कर्ष? निगेटिव निष्कर्ष है, ये निगेटिव निष्कर्ष है, यानी कि पॉजिटिव का निगेटिव आंसर तो कभी आएगा ही नहीं, यानी कि ये तो इसका निष्कर्ष कभी निकलेगा ही नहीं। तो इसका जो सेकंड ऑप्शन है हमारे पास में कि केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है, ये क्या हो गया हमारे पास में? गलत हो गया। ठीक है, अब इसके बाद में जब हम वेन डायग्राम बना करके रिलेशन बना करके इसको हल करते हैं तो देखो किस तरीके से हल करेंगे। पहला हमारे को दिया हुआ है कि सभी कवि बुद्धिमान है, जैसे कि ये हमारे कवि हैं सभी कवि, ये सभी कवि कैसे हैं हमारे पास? बुद्धिमान है। ठीक है, साथ ही हमारे को दे रखा है कि सभी गायक बुद्धिमान है, यानी कि गायक भी जो है वो भी यही कहीं है, और गायक, ये गायक भी क्या होंगे? सभी गायक भी क्या होंगे? बुद्धिमान होंगे। कवि और गायक दोनों अलग अलग है लेकिन दोनों ही क्या है? बुद्धिमान है। ये इनके बीच में एक संबंध बता रहे हैं। ठीक है, अब क्या ये कहा है, पहला निष्कर्ष जो है हमारे पास में, पहले निष्कर्ष में क्या कहा है कि सभी गायक कवि है। तो क्या इस वेन डायग्राम को जब हम देखते हैं तो क्या सभी गायक क्या कवि है? क्या सभी गायक कवि नहीं है। इस वेन डायग्राम से पता लग रहा है कि सभी गायक कवि नहीं है। तो इसका जो पहला निष्कर्ष है वो भी कैसा हो गया हमारे पास में? गलत हो गया, यानी कि ऑप्शन ए भी क्या हो गया हमारे पास में? गलत हो गया। तो ऑप्शन ए भी गलत है, ऑप्शन बी भी गलत है। ठीक है, अब जो अपना तीसरा वाला केस था, तीसरा वाला ऑप्शन जो है हमारे पास में क्या है? या तो निष्कर्ष पहला या निष्कर्ष दूसरा अनुसरण करते हैं। या तो वाले केस में क्या होगा? या तो वाला केस वो केस है जिसमें आपको जब पहला जो कंक्लूजन है या पहला जो निष्कर्ष है वो क्या दे रखा हो? पॉजिटिव हो, और दूसरा एक जो निष्कर्ष है वो कैसा दे रखा हो? निगेटिव दे रखा हो। साथ ही उनके जो ऑब्जेक्ट्स है या जो उनमें जो शामिल व्यक्ति हैं वो कैसे होने चाहिए? समान होने चाहिए। जो ऑब्जेक्ट्स है वो कैसे होने चाहिए? समान होने चाहिए। जैसे कि अगर इसी में ये होता कि सभी गायक कवि हैं और दूसरा कंक्लूजन दे दिया जाता सभी गायक कवि नहीं है, तो इस वाले में ये तो पॉजिटिव निष्कर्ष है और ये निष्कर्ष कैसा है हमारे पास में? निगेटिव निष्कर्ष है। साथ में यहाँ पे भी गायक और कवि है और यहाँ पे भी क्या है? गायक और कवि है। तब इसका आंसर हम अगर इस तरीके से दे रखा होता तब इसका आंसर हम क्या निकालते हैं? ऑप्शन सी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है तो इसका ऑप्शन सी भी क्या हो जाएगा? गलत। और जो हमारा चौथा ऑप्शन क्या है? न तो पहला और न ही दूसरा अनुसरण करता है। पहला ऑप्शन गलत है, दूसरा ऑप्शन गलत है, तीसरा ऑप्शन गलत है। ना पहला निष्कर्ष सही है और ना दूसरा निष्कर्ष सही है, तो यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है, तो इस तरीके के प्रश्नों को हल इस तरीके से करते हैं। अब देखिए हमारे पास में सभी कुछ जो सभी गायक हैं वो क्या है? बुद्धिमान है, और सभी गायक कवि, सभी गायक बुद्धिमान है और सभी कवि भी क्या है? बुद्धिमान है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है सभी, हमारे पास निष्कर्ष क्या दे दिया? सभी गायक कवि है, ये गलत हो गया। कुछ बुद्धिमान लोग गायक नहीं है, ये भी गलत हो गया। तो इसका जो राइट आंसर हो गया वो क्या हो गया मेरे पास में? ना तो पहला और न ही दूसरा अनुसरण करते हैं। ठीक है, अब अगला प्रश्न हमारे पास में है, दिए गए प्रत्येक प्रश्न में एक कथन है जिसमें दो तर्क दिए हुए हैं। दिए गए प्रश्न में एक कथन है जिसमें दो तर्क, पहला और दूसरा निरूपित है। विद्यार्थी को मजबूत तर्क तथा कमजोर तर्क सुनिश्चित करना है। ठीक है, उत्तर देना है यदि केवल पहला तर्क मजबूत है, यदि केवल दूसरा तर्क मजबूत है। ऑप्शन ए कब आएगा? जब पहला सही है, तर्क मजबूत है। ऑप्शन बी आएगा जब केवल सेकंड तर्क मजबूत है। ऑप्शन सी में या तो पहला या दूसरा मजबूत है। ऑप्शन डी में न तो पहला और नहीं दूसरा मजबूत है। और ऑप्शन ई में क्या होगा? यदि पहला और दूसरा दोनों तर्क ही क्या हो? मजबूत हो। तो देखिए हम प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा प्रश्न क्या है? क्या भारत में विलासितापूर्ण या लग्जरी होटलों पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए? प्रश्न है हमारे पास में, क्या भारत में विलासितापूर्ण या लग्जरी होटलों पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए? तो तर्क क्या दे रखा है? तर्क हमारे पास में हाँ, क्योंकि इन जगह से अंतर्राष्ट्रीय अपराध होते हैं। देखिए दोस्तों, पहला तर्क क्या दे रखा है कि प्रतिबंध लगा देना चाहिए। प्रश्न में हमसे पूछा है प्रतिबंध लगा देना चाहिए, तो क्या हमें प्रतिबंध इसलिए लगा देना चाहिए क्योंकि इन लग्जरी होटल्स की वजह से अंतर्राष्ट्रीय अपराध होते हैं। और सेकंड तर्क है हमारे पास में क्या, कि प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए क्योंकि इससे धनी विदेशी पर्यटकों के ठहरने के लिए कोई स्थान नहीं रहेगा। तो हमारे पास में प्रश्न है कि प्रतिबंध लगा देना चाहिए और प्रतिबंध नहीं लगा देना चाहिए। पहला निष्कर्ष है लगा देना चाहिए, ये कह रहा है कि लगा देना चाहिए हाँ, क्योंकि इन जगह से अंतर्राष्ट्रीय अपराध होते हैं। तो देखिए दोस्तों, क्या लग्जरी होटल्स ही हैं जिनसे अंतर्राष्ट्रीय अपराध होते हैं? बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो यानी कि जो ये तर्क है ये कैसा है? बहुत कमजोर तर्क है, यानी कि ये अपना गलत है। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि नहीं लगाना चाहिए क्योंकि इससे धनी विदेशी पर्यटकों के ठहरने के लिए कोई स्थान नहीं रहेगा। बिल्कुल सही बात है कि प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए क्योंकि जो हमारे टूरिस्ट आते हैं वो कहीं ना कहीं ठहरेंगे, तो अगर इन पे प्रतिबंध लगा देंगे तो वो ठहरेंगे कहां पर? तो यानी कि जिसका ऑप्शन सेकंड है वो क्या है? वो ऑप्शन जो तर्क है वो क्या अपना मजबूत तर्क है। तो इसलिए इसका जो ऑप्शन होगा, राइट ऑप्शन, वो कौन सा होगा हमारे पास में? ऑप्शन बी। ठीक है,
इसका हमारा राइट आंसर आ गया ऑप्शन बी। स्पष्ट है, लग्जरी होटल देश के मानक को ऊंचा रखने में मदद करेगा। देश के मानक एक स्टैंडर्ड को दिखाने के लिए क्या करता है, और लग्जरी होटल्स क्या करते हैं, ऊंचा रखते हैं, इसलिए। तथा यह धनी विदेशियों के ठहरने के लिए उपयुक्त स्थान है। साथ ही ये जो धनी विदेशी पर्यटक होंगे उनके ठहरने के लिए क्या होता है, एक उपयुक्त स्थान है। अतः कथन 2 सही है, क्योंकि होटलों पर प्रतिबंध लगा देने से अंतर्राष्ट्रीय अपराधों को कम नहीं किया जा सकता है। अगर हम होटलों पर प्रतिबंध लगाने से अंतर्राष्ट्रीय अपराधों को कम नहीं कर सकते हैं, अतः तर्क फर्स्ट सही कारण नहीं है, मजबूत तर्क नहीं है। तो इसका जो मजबूत तर्क है वो अपना कौन सा होगा, तर्क नंबर 2। ठीक है, अब अगला प्रश्न वापस से हमारे पास में तर्क से रिलेटेड है। हमें दिया हुआ है कि क्या भारत को पड़ोसी देशों के साथ सीमा पर उत्पन्न तनाव को दूर करने के लिए, भारत को पड़ोसी देशों के साथ सीमा पर उत्पन्न तनाव को दूर करने के लिए वार्तालाप करना चाहिए। तर्क दे रखा है हमारे को कि पहला हाँ करना चाहिए, क्योंकि यह सीमा पर आतंकवाद को कम करने तथा निर्दोष लोगों की जान बचाने का एकमात्र तरीका है। दूसरा तर्क हमारे पास में दे रखा है कि नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप पड़ोसी देशों पर इस तरह की कार्यवाही में भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि वह फिर भी विध्वंसक गतिविधियों में शामिल रहेंगे। तो देखिए दोस्तों, पहला तरीका क्या है कि तनाव को दूर करने के लिए, सीमा पर तनाव को दूर करने का सबसे सही तरीका यह है कि हम आपस में बातचीत करें और समस्या का हल निकालें। ठीक है, और इसी से हम आतंकवाद को कम कर सकते हैं और इसी से हम निर्दोष लोगों की जान को बचा सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि जो इसका ऑप्शन, जो अपना तर्क है, तर्क नंबर 1 वो बिल्कुल सही है। तर्क नंबर 2 में क्या हम पड़ोसी देशों की कार्रवाई को इस तरीके से भरोसा नहीं कर सकते, जब तक भरोसा नहीं करेंगे तब तक हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंचेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इसका जो तर्क है वो तर्क नंबर 1 एक मजबूत तर्क है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारे पास में क्या होगा, तर्क 1। ठीक है, अब देखिए, किसी भी समझौते के लिए, क्योंकि शांतिपूर्ण वार्तालाप सबसे अधिक उपयुक्त तरीका है, किसी भी समझौते के लिए शांतिपूर्ण वार्तालाप सबसे अधिक उपयुक्त तरीका है, अतः तर्क प्रथम कैसा हो जाएगा हमारे पास में, तर्क प्रथम सही होगा। जबकि तर्क 2 में दी गई सभी समस्याएं प्रत्येक के लिए भिन्न भिन्न है, जबकि तर्क 2 में दी गई सभी समस्या प्रत्येक के लिए भिन्न भिन्न है तथा हिंसापूर्ण व्यवहार का समर्थन करती है। तर्क 2 जो था वो हिंसापूर्ण व्यवहार का समर्थन करता है, अतः ये क्या होगा, तर्क 2 कैसा हो जाएगा, गलत होगा। अब अगला प्रश्न हमारे पास में ब्लड रिलेशन से है। ब्लड रिलेशन में क्या है, यदि ए बी की मां है, सी ए का पुत्र है, डी ई का भाई है और ई बी की पुत्री है, तो डी की दादी कौन है। ठीक है, तो देखो ए जो है वो किसकी मां है, बी की मां है, यानी कि ए का जेंडर डिसाइड हो गया हमारे पास में, ए क्या है, बी की मां है। और फीमेल के लिए मैं एक यूज करती हूँ फीमेल के लिए कि माइनस साइन, और मेल के लिए मैं यूज कर रही हूँ प्लस साइन। ठीक है, तो देखो ए बी की मां है। ठीक है, तो यानी कि ए बी की मां है, सी ए का पुत्र है, साथ में सी क्या है, ए का पुत्र है, पुत्र है यानी कि मेल है। ठीक है, और हमें क्या दे रखा है, डी ई का भाई है, डी ई का भाई है। ठीक है, और ई बी की पुत्री है, ई किसकी पुत्री है, बी की पुत्री है, ई हमारे पास में पुत्री है बी की, और डी ई का भाई है, डी किसका भाई है, ई का भाई है। अब हमसे प्रश्न में पूछा है कि डी की दादी कौन है, तो डी की दादी कौन होगी, डी की दादी होगी ए। ठीक है, तो डी की दादी कौन है, ए, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास में, ऑप्शन ए। ठीक है, अब देखिए, अब देखते हैं, ए बी की मां है, ए बी की मां है, सी ए का पुत्र है, सी ए का पुत्र है। ठीक है, और डी ई का भाई है, डी ई का भाई है, साथ में हमें क्या दिया हुआ है कि ई बी की पुत्री है, तो ई क्या हो गई, बी की पुत्री हो गई, और डी ई का भाई है, तो ये हो गया। अब हमसे पूछा है कि डी की दादी कौन है, तो डी की दादी कौन हो जाएगी हमारे पास में, ऑप्शन ए, यानी कि ए इज द ग्रैंड मदर। ठीक है, इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न हमारे पास वापस से ब्लड रिलेशन से है। प्रश्न में कहा है कि बी डी की मां है, बी डी की मां है, तो ये डी इसकी मां है बी। ठीक है, तथा सी डी का भाई है, सी भाई है किसका, डी का, एच ई की पुत्री है और डी ई की पत्नी है, डी पत्नी है किसकी, ई की, यानी कि डी पत्नी है ई की। ठीक है, अब साथ में हमें कहा है कि एच ई की पुत्री है,
H किसकी पुत्री है? E की पुत्री है। ये H पुत्री है E की। अब हमसे प्रश्न में पूछा है C का E से संबंध बताइए। C का E से संबंध बताइए, यानी कि अपनी पत्नी का भाई क्या होगा? उसका साला होगा। क्या ससुर होगा? नहीं। चाचा? नहीं। भाई? नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ई का जो संबंध होगा सी से वो क्या होगा? पत्नी का भाई यानी कि साला। तो इसका सही आंसर ऑप्शन में क्या आ गया हमारे पास में? ऑप्शन बी। ठीक है, तो इसका हमारे पास आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति की वर्तमान आयु उसकी माता की आयु का 2/5 गुना है। एक व्यक्ति की वर्तमान आयु उसकी माता की आयु का 2/5 गुना है। 8 वर्ष बाद उसकी आयु माता की आयु की आधी रह जाती है। 8 वर्ष बाद में उसकी आयु माता की आयु की आधी रह जाती है। ठीक है, हमसे प्रश्न में पूछा है कि तो वर्तमान में माता की आयु कितनी है। हमसे प्रश्न में माता की आयु पूछी, वर्तमान में कितनी है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे हम। प्रश्न में हमारे पास में व्यक्ति की वर्तमान आयु उसकी माता की आयु का 2/5 गुना है। तो मान लिया कि जो माता की आयु है वर्तमान में वो कितनी है हमारे पास में? x। वर्तमान में माता की आयु है x वर्ष। ठीक है, और व्यक्ति की वर्तमान आयु उसकी माता की आयु का कितना है? 2/5 गुना। तो व्यक्ति की आयु कितनी हो जाएगी? व्यक्ति की आयु हमारे पास हो जाएगी वर्तमान में x का 2/5 गुना। अब कहा है प्रश्न में हमें कि 8 वर्ष बाद उसकी आयु, 8 वर्ष बाद में उसकी आयु माता की आयु की आधी रह जाती है। तो 8 वर्ष बाद में माता की आयु कितनी होगी? 8 वर्ष बाद माता की आयु हमारे पास होगी 8 वर्ष बाद माता की आयु होगी x + 8 वर्ष। ठीक है, और पुत्र की आयु होगी 8 वर्ष बाद में, 8 वर्ष बाद पुत्र की आयु होगी वर्तमान में पुत्र की आयु x × 2/5। तो 8 वर्ष बाद हो जाएगी x × 2/5 + 8। ठीक है, तो अब देखिए कहा है कि 8 वर्ष बाद उसकी आयु माता की आयु की आधी रह जाती है। पुत्र की आयु माता की आयु की आधी रह जाती है। तो यानी कि इसका जो सीक्वेंस बनेगा वो कैसे बनेगा? x × इक्वेशन जो बनेगी वो बनेगी हमारे पास में पुत्र की जो आयु है वो 8 वर्ष बाद माता की आयु की आधी रह जाती है। माता की आयु की आधी रह जाती है। ठीक है, तो जब हम इसको हल करेंगे तो हमारे पास में होगा, ये हो जाएगा 2x + 40 अपॉन में 5, ये हो जाएगा x + 8 अपॉन 2। ठीक है, जब इसको हम हल करते हैं तो हमारे पास में x की वैल्यू निकल कर आती है 40 वर्ष। यानी कि माता की जो वर्तमान आयु है वो हमारे पास में कितनी होगी? 40 वर्ष। तो देखो वापस से माना उसकी माता की वर्तमान आयु कितनी है हमारे पास में? x ईयर्स है। व्यक्ति की वर्तमान आयु कितनी है हमारे पास में? कितनी हो जाएगी? क्योंकि हमारे को क्या दिया हुआ है? 2/5 गुना है, तो यानी कि 2/5 x ईयर्स हो गई। ठीक है, फिर इसके बाद में 8 साल बाद में जो एज होगी वो कितनी हो जाएगी? ये तो हो गई हमारे पास में व्यक्ति की एज। 8 साल बाद में माता की आयु का आधा। ठीक है, तो जब हम इसको हल करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? x = 40। ठीक है, इस तरीके से इस प्रश्न का हल हो जाएगा। अब आगे देखो इसका जो राइट आंसर है वो कितना है हमारे पास में? 40। अगला प्रश्न है हमारे पास, वापस से है अगला प्रश्न हमारे पास में, सीरीज से नंबर कंप्लीट करने हैं, सीरीज कंप्लीट करनी है। सीरीज को कंप्लीट करने के लिए देखो सबसे पहले ये देखना है कि इस तरीके के प्रश्नों को हल करने के लिए देखना है कि टोटल लेटर्स कितने हमारे पास में और उनको हम किस तरीके से ग्रुप में कन्वर्ट कर सकते हैं या बांट सकते हैं। तो देखो इसमें टोटल लेटर्स हमारे पास में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। इसमें हमारे पास में 18 लेटर्स हैं। ठीक है, तो इस तरीके के प्रश्न को हल करने के लिए हम इसको डिवाइड कर रहे हैं। डिवाइड करते तो देखो इसको मैं कितने ग्रुप में बांट सकती हूँ? या तो 3-3 नंबर्स के ग्रुप में बांट सकती हूँ या 6-6 के ग्रुप में बांट सकती हूँ। तो मैंने क्या किया, इनको 3-3 के ग्रुप में बांट लिया। ठीक है, इस तरीके से 3-3 के ग्रुप में मैंने इनको डिवाइड कर लिया। अब मैं इनमें एक एक ऑप्शन रख के देखती हूँ कि इसमें कौन सा ऑप्शन मेरे लिए सही है। तो देखो जब मैं यहाँ पर रख रही हूँ, पहला ऑप्शन है मेरे पास में, जब मैं ये रखूंगी पहला ऑप्शन यहाँ रखूंगी तो ये बनेगा मेरे पास में A C C, फिर उसके बाद में B A B B, फिर उसके बाद में C। तो देखो ये एक सीक्वेंस क्या बना क्या हमारे पास में A C C B A B B C, ये कोई सीक्वेंस नहीं हुआ।
तो यानी कि इसका जो पहला ऑप्शन है वो पहला ऑप्शन क्या हो गया हमारे पास में गलत हो गया। ठीक है, अब इसके बाद में जब नेक्स्ट में चेक करूंगी तो देखो मेरे पास में नेक्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी में चलते हैं। ऑप्शन सी में जब मैं चेक करूंगी ये क्या रखा मैंने यहाँ पर ए बी सी, ठीक है, फिर उसके बाद में मैंने रखा सी रखा तो सी ए बी, फिर उसके बाद में जब मैंने रखा बी, फिर उसके बाद में वापस से सी रखा तो बी सी ए, ठीक है, फिर उसके बाद में तो देखो ये एक तरीके से जब इसको हम देखेंगे ए बी सी, फिर उसके बाद में सी आगे है सी ए बी, फिर उसके बाद में बी आगे है तो बी सी ए, यानी कि 3-3 का ग्रुप है और फिर उन ग्रुप में जो लेटर्स है उनकी क्या हो रही है प्लेसिंग हो रही है, यानी कि वो नंबर आगे आ रहा है, वो जो लेटर है हमारा वो आगे की तरफ आ रहा है। पहले ए बी सी था तो लास्ट वाला लेटर फिर सी ए बी हो गया, फिर उसके बाद में बी सी ए हो गया, इस तरीके से लेटर आगे चलते जाए। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारे पास में क्या हो जाएगा जब मैं इस तरीके का सॉल्व करूंगी। टोटल लेटर हमारे पास कितने हैं 18, ठीक है, ग्रुप बना लिया हमने 3-3 का, चेंज करते हैं और चेंज इन प्लेस, यानी कि इनके जो लेटर्स है उसमें क्या हो रहा है चेंज हो रहा है। तो जब इसको आगे हल करूंगी तो मेरे पास में ए बी सी, इस तरीके से सी ए बी सी ए बी सी, वापस से ए बी सी और वापस से फिर क्या आ जाएगा सी ए बी, वापस से वो प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हमारे पास क्या निकल के आ गया ऑप्शन बी, ठीक है। इस तरीके से हमारे आंसर ऑप्शन क्या निकल के आया ऑप्शन बी। अब अगला प्रश्न हमारे पास में ये देखो यहां पर है डी टी डी एस डी एस टी, ठीक है। तो देखो अब इस वाले प्रश्न में लेटर कितने हैं हमारे पास में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ठीक है। तो मैं इसकी ग्रुपिंग करूंगी, ग्रुपिंग मैं 3 लेटर्स लेकर भी कर सकती हूँ और 4 लेटर लेकर भी कर सकती हूँ। तो देखो मैंने स्टार्ट किया 4-4 लेटर के ग्रुपिंग से, तो ये इस तरीके से बना लिया, ठीक है। अब एक एक ऑप्शन को चेक करती हूँ। तो देखो पहला लेटर डी और टी, यहाँ पे भी डी है यहाँ पे भी डी है, ठीक है, यहाँ पे लास्ट लेटर है मेरे पास में टी और यहाँ पे भी लास्ट लेटर है मेरे पास में क्या टी, तो यानी कि यहाँ पे भी लास्ट लेटर क्या आना चाहिए मेरे पास में टी आना चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे जो है एस है थर्ड लेटर, इसके बाद में यहाँ पे थर्ड लेटर क्या है एस, तो यहाँ पे भी थर्ड लेटर क्या आएगा मेरे पास में एस, ठीक है। तो देखो ऑप्शन में जब हम देखते हैं ऑप्शन में हमारे पास में यहाँ पे जो लास्ट वाला लेटर है यहाँ पे यू है, जबकि लास्ट लेटर हमारे पास क्या आना चाहिए टी आना चाहिए, और जो थर्ड लेटर है वो क्या आना चाहिए एस, क्योंकि थर्ड लेटर हमने क्या फिल किया एस, तो ना तो इसमें एस और टी है थर्ड और फोर्थ पे, ना इसमें है ना ही इसमें। तो अब देखो यहां से जब हम इसको हल करेंगे तो कैसे होगा, ये क्या हो गया हमारे पास में डी एस टी डी एस टी डी एस टी, ये तो फिल हो गए। अब बच गया हमारे पास में केवल यू, ठीक है। तो हमारे पास में यहाँ पे जब मैं यू और यू फिल करती हूँ तो क्या बन जाता है मेरे पास में डस्ट, ठीक है। तो देखो यहाँ हमारे पास ऑप्शन क्या हो गया यू एस, हमारे पास में ये हो गया यू एस टी, फिर वापस से यू, फिर उसके बाद में यहाँ पे क्या आ जाएगा टी और फिर क्या आ गया अपने पास में यू। तो अपना जो ऑप्शन है अपने ऑप्शन में क्या होगा यू एस यू टी यू, ये किसमें हमारे पास में ऑप्शन सी में। देखो वापस से देखो एक बार, इस प्रश्न में हमें सबसे पहले ग्रुपिंग करनी है, ग्रुपिंग लेटर्स की ग्रुपिंग इस तरीके से करनी है। पहले टोटल लेटर गिनने कितने लेटर है हमारे पास, फिर उसके बाद में उनकी ग्रुपिंग करनी है। ग्रुप को करने के बाद में नंबर्स के सीक्वेंस अरेंजमेंट देखना है कि नंबर्स ये जो लेटर्स है वो किस तरीके से अरेंज हो रखे हैं। देखा यहाँ पर हमने कि यहाँ पे टी लास्ट में है हमेशा, यहाँ पे भी टी है लास्ट में हमेशा, तो यहाँ पे भी हमारे पास में लास्ट में क्या आएगा टी ही आएगा। और जब हमारे पास में थर्ड प्लेस पे हमारे पास में एस है, ठीक है, तो यहाँ पे भी एस है और यहाँ पे भी एस है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा मेरे पास में एस ही आएगा। इस तरीके से ग्रुपिंग करते हुए देखना है। और ग्रुपिंग करने के बाद में इनको जब लिखेंगे तो फिल करेंगे तो एक टोटल वर्ड बनेगा, वर्ड बनने के बाद में उनका एक सीक्वेंस होगा और उस सीक्वेंस को हमें चेक करना है। तो इसका जो राइट आंसर है हमारे पास में क्या निकल के आएगा ऑप्शन सी यू एस यू टी यू, ठीक है। टोटल लेटर हमारे पास में कितने थे 12, इनकी जब हमने ग्रुपिंग करी 4-4 लेटर का ग्रुप बना करके ग्रुपिंग करी हमने, और जब इनको लिखा तो ये क्या हो गया डी यू एस टी और डी यू एस टी, और जो हम इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा आ जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। अब अगला प्रश्न हमारे पास में दी गई उत्तर आकृतियों में से उस आकृति का चयन करें जो प्रश्न आकृति में निहित है या अवयव है। हमें देखना है कि ये आकृति ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, जो ये 4 आकृतियां हमारे पास में दी हुई कौन सी आकृति में समाहित है, ठीक है। तो देखो क्या ये वाली आकृति इस वाली आकृति में समाहित है, क्या ये आकृति इसमें समाहित नहीं है, ठीक है। इसमें चेक करते हैं तो देखो इसमें चेक करने के बाद में इसमें भी हमें ये आकृति समाहित नहीं है। इसमें चेक करते हैं तो ये आकृति इसमें भी समाहित नहीं है। ये आकृति बन रही है हमारे पास में, ठीक है, ये आकृति है हमारे पास देखो इस ऑप्शन डी में, ठीक है। तो यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारे पास में क्या आ जाएगा ऑप्शन डी,
ठीक है। अगला प्रश्न है हमारे पास में पेपर कटिंग से। तो पेपर कटिंग में देखो क्या कहा है कि नीचे प्रश्न आकृतियों में दिखाए अनुसार कागज को मोड़ने, काटने, खोलने के बाद वह किस उत्तर आकृति जैसा दिखाई देगा। ठीक है, एक पेपर है हमारे पास में, पेपर को पहले ऐसे फोल्ड किया है, फिर फोल्ड करने के बाद में वापस से उसको इस तरीके से फोल्ड किया है। तो देखो, और फोल्ड करने के बाद में 3 पॉइंट यहां बना दिए गए। तो जब मैं इस पेपर को ओपन करूंगी तो उत्तर आकृति वो कैसे दिखाई देगी। देखिए, इस तरीके के प्रश्न को हल करने के लिए हम मिरर इमेज वाले प्रश्नों की तरह हल करते हैं, यानी कि जैसे जैसे आपने फोल्ड किया है वैसे वैसे उसको क्या करना होगा, ओपन करना होगा, और ओपन करने पे उसकी मिरर इमेज निकालनी होगी। जैसे कि सबसे लास्ट फोल्ड मेरा ये ऐसे फोल्ड किया था, सबसे लास्ट फोल्ड मेरा ये था, और उसके बाद मैंने जब इसके 3 पॉइंट बनाए थे, तो अब ओपन होगा तो सबसे पहले कौन सा वाला फोल्ड ओपन होगा, ये वाला फोल्ड ऐसे ओपन होगा। ओपन होने पर इसकी जो मिरर इमेज बनेगी, इनकी जो मिरर इमेज बनेगी वो इसके जस्ट सामने बनेगी। और वो मिरर इमेज कैसे बनेगी, दर्पण प्रतिबिंब जो कहते हैं वो कैसे बनेगी, अगर 3 पॉइंट ये ऐसे बन रहे हैं तो 3 पॉइंट मेरे कैसे बनेंगे, इस तरीके से बनेंगे। ठीक है, तो यानी कि जब मैं इसको ओपन करूंगी, ये यहां पर जो है ये 3 पॉइंट है मेरे पास में, इन 3 पॉइंट्स को जब मैं इसको ओपन करूंगी मिरर इमेज के थ्रू, तो ये ओपन होने के बाद में ये इस तरीके से आएगा, और इसकी मिरर इमेज में कैसे जाएंगे, ये तीनों पॉइंट इस तरीके से जाएंगे। ठीक है, वापस से ये पेपर फोल्ड होने के बाद में पहले पेपर ऐसे फोल्ड हुआ, फिर ये पेपर अब ओपन भी कैसे होगा, ऐसे होगा। तो इनकी जो मिरर इमेज बनेगी वो कैसे बनेगी, इनकी मिरर इमेज मेरे पास में वापस से एज इट इज आएगी, तो ये बनेगा मेरे पास में यहाँ पे। ठीक है, और ये इनकी जो मिरर इमेज होगी वो क्या होगी, ये। तो एक पेपर को ओपन करने पे मेरे पास में किस तरह की आकृति दिखाई देगी, इस तरह की। पहले पेपर इस तरीके से फोल्ड हुआ, फिर उसके बाद में वापस इस तरीके से फोल्ड हुआ, और फिर इसमें क्या बना दिए गए, 3 पॉइंट बना दिए गए। तो पेपर कटिंग को जैसे पेपर कटिंग के टाइम पे या पेपर फोल्डिंग के टाइम पे जैसे जैसे आप उसको फोल्ड करते जा रहे हो वैसे वैसे उसको क्या करना है, ओपन करना है, और ओपन करने के बाद में उनकी मिरर इमेज देखते जाने हैं। अगर जो पॉइंट हमने बनाए उन्हीं की हमें क्या बना देना है, मिरर इमेज बना देनी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है हमारे पास में ऑप्शन बी। ठीक है, ये थे अब तक के कुछ प्रश्न। अब कुछ और प्रश्नों के साथ हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।